नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। आज फिर से हाजिर हूं अगला पार्ट लेकर के। जो डिस्कशन चल रहा था 23 सितंबर को पेपर हुआ था हमारे यहाँ मॉक पेपर, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो लाइव गया था, लेकिन ये रिकॉर्डेड जा रहा है। और उसके बाद जो है अगला लेक्चर फिर आएगा। जितने क्वेश्चन आज हो पाएगी उतनी हो पाएगी, फिर अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। और एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया। आज सेंटर के बारे में भी पता चल जाएगा, सारे बच्चे देख लेंगे उनका सेंटर कौन सा है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट तो बता दिया गया था, आज 26 सितंबर है और आज सेंटर पता चल जाएगा कि किस जिले जिस जिले में दिया गया है उस जिले में किस स्कूल में किस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है। तो आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी हो ही गई होगी और होपफुली आपकी रिजल्ट आएगी। बस अंतिम समय में आप थोड़ा सा कूल माइंड के साथ रहेंगे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रिवीजन करते रहेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना उससे टेंस्ड माहौल होता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, एग्जामिनेशन फोबिया हो सकता है। तो आप कोशिश करेंगे कि बहुत कूल माइंड के साथ काम करें, करंट अफेयर्स बस पढ़ते रहें। एक्स्ट्रा पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, इससे और टेंशन बढ़ता है। चलिए शुरू करता हूं। मैं पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 तक हुआ था और क्वेश्चन नंबर 50 में बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। खासतौर पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स के इनफैक्ट 5 क्वेश्चंस हमने 5 या 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए भी थे। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से हम पढ़ते हैं, 51 से सॉल्व करते हैं और जहां तक हो पाए आज कोशिश होगी कि आज आपकी खत्म की जाए ये डिस्कशन। चलिए शुरू करता हूं। 51 नंबर क्या कहता है? नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है ना। तो अब यहाँ पर एक और फैक्ट निकल के आता है, यह प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एवं परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन जारी करता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखता हूं मैं। 51 नंबर क्वेश्चन में पहला 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था हमारा, 51 नंबर तक, 51 से आगे देखना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 5वां रिपोर्ट है, ये 5वां रिपोर्ट है। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे एक और फैक्ट निकल के आता है और वो क्या फैक्ट है? फैक्ट वो है, ये है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन जारी करता है? ठीक है, तो यहां से ऑप्शन में, एक तो ऑप्शन में दे देगा नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन दे सकता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन कुछ और दे सकता है और चौथा ऑप्शन दे सकता है A and B बोथ। अब वहां पर आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग और परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक ये जॉइंट सर्वे होता है, क्यों? क्या? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एग्जाम में अगर पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मंत्रालय या कौन सी संस्था इसको जारी करती है। तो अब पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। बिहार प्रजनन दर के मामले में पहले स्थान पर है, जहां यह 3 है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, एकदम सही है। बिहार में प्रजनन दर सबसे ज्यादा है पूरे भारत के अपेक्षा, और ये कितना है? 3 है, अर्थात हर माता 3 बच्चों की मां बन रही है, वहां पे मिनिमम 3 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गया। ये भी सही है। अगर राष्ट्रीय औसत कहा जाए तो राष्ट्रीय औसत घट के कितना हो गया है? 2 हो गया है, अर्थात प्रत्येक माता 2 बच्चों की मां बन रही है भारत में, जबकि बिहार में प्रत्येक माता 3 बच्चों की मां बन रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और हमें असत्य स्टेटमेंट खोजना है। तो हमें असत्य स्टेटमेंट खोजना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम अगला स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर 1065 महिलाएं थी। यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, इसीलिए आंसर सी हमारा आंसर होगा। दरअसल ये 1065 नहीं, 1090, अर्थात 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं। हमारा जो है ये रेशियो बहुत अच्छा हो गया है, पहले 1000 के नीचे था, अभी 1000 के ऊपर हो गया है औसत। ठीक है ना।
मतलब बालकों के अपेक्षा लड़कियां, बालिकाओं की जन्म ज्यादा हो रही है। अब माता पिता भी जागृत हो गए हैं और खासतौर पे बिहार में नीतीश कुमार द्वारा चलाई गई जो भी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, उसने पुरुषों को और परिवारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि लड़कियों को जन्म दें, लड़कियों का जन्म होने दें, भ्रूण हत्या ना हो। तो इस पर थोड़ी सी एक जागरूकता आई है बिहार के परिवारों में, समाज में। पहले कई मामलों में ऐसे देखने में आता था, वहां पर ये इसमें डॉक्टर्स की भी मिली भगत होती थी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह पता कर लिया जाता था कि बच्ची है या बच्चा है, लड़का है या लड़की है, और अगर एक बच्ची निकल गई तो फिर भ्रूण हत्या का एक लंबा वहां पर दौर रहा है बिहार में। अब थोड़ी सी इसमें बदलाव आई है जब से गार्जियन, जो गरीब घर के लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए राहत मिली है कि नहीं, परिवार मुख्यमंत्री या सरकार उनके साथ है। इनफैक्ट वहां पर कई सारी ऐसी प्रोग्राम्स हैं जो महिलाओं के शिक्षा के साथ साथ उनके रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पे बिहार में मेडिकल कॉलेज से लेकर के सिपाही भर्ती से लेकर के जितनी भी पद हैं, वहां पे 35% का आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को। तो ये भी अब जो पिता हैं, जो घर के मुखिया हैं, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि बच्चियों को भी पढ़ाया जाए, है ना। तो यहाँ पर 1090 महिलाएं, तो ये रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत था, तो हमारा आंसर हो गया। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट। ये बजट पर प्रश्न है। बजट पर प्रश्न क्या कह रहा है? बजट पर प्रश्न कह रहा है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर 2020 से घटकर मात्र 27 रह गई। ये सही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 28 है। राष्ट्रीय औसत कितनी है? राष्ट्रीय औसत 28 है, जबकि हमारे यहाँ मृत्यु दर अर्थात शिशु मृत्यु दर जो है, बच्चों के मरने का जो दर है, वो घट के कितना रह गया है? 27 रह गया है। कुल बजट का 16.5% शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि 22% से ऊपर जो बजट का एलोकेशन है वो शिक्षा को दिया गया है। सबसे ज्यादा शिक्षा को ही बजट दिया गया है ना। राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है ये बजट के अनुसार। हालांकि हर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें बिहार का जो हरित आवरण है वो 7.84% ही है, लेकिन जो हमारा बजट आया है, बजट में 15% की लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है, और ये लक्ष्य अगली बार के लिए 17% रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2023-24 का बजट आकार पिछले वित्तीय वर्ष से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष यानी 22-23 से 10.17% बढ़ाया गया है। अर्थात पिछली बार जब 100 रुपए था बजट, तो इस बार 110.17% हो गया है। मतलब 10.17% बजट को बढ़ा दिया गया, उसका आकार बढ़ गया। इस बार का सबसे बड़ा बजट था। तो हमारा स्टेटमेंट 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया है। बाकी कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। तो डी हमारा सही है, केवल 1, 3 और 4 सही है। डी आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? बापू के बिहार यात्रा की सभी स्मृतियों को एक स्थान पर सहेजने के लिए किस स्थान पर बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है? बिहार यात्रा, बापू ने बिहार की यात्रा की थी, आपको पता है सबसे पहले कब यात्रा की थी? हालांकि वो पहली बार से लेकर के कई बार आजादी तक जो है, इनफैक्ट 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी जब दंगा फैला था, तो दंगा को रोकने के लिए वो पटना पहुंचे हुए थे, जहां पर उनको जूते की माला पहनाई गई थी। और वो उन्होंने जूते की माला सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों को ये लगा और ये फील हो रहा था कि गांधी जी के कारण ही बंटवारा हो रहा है, तो वहां पे जूते की माला पहनाने की कोशिश की गई गांधी जी को, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर दिया। तो एक तरह से जो है जितने एक दौर रहा गांधी जी के बिहार के यात्रा का, उन सभी यात्राओं को सहेजने का काम किया गया है, उन यात्रा के स्मरणों को सहेजने का काम किया गया है, और उसके लिए एक बापू टावर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? बापू टावर बनाया जा रहा है। ऑप्शन है, प्रश्न पूछ रहा है कहां पे बनाया जा रहा है? बापू धाम मोतिहारी। मोतिहारी में आपको पता है कि पहली यात्रा उन्होंने मोतिहारी के लिए अर्थात चंपारण, नॉर्थ मोतिहारी चंपारण के लिए किया था। किस चीज के लिए? नील सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के लिए। और दूसरा ऑप्शन है बेतिया, तीसरा ऑप्शन है पटना, और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर।
तो ये जो बापू टावर बनाया जा रहा है वो पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है, पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 हो गया। 53 के बाद 54 पे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मिलान पर विचार करें और सही कोड चुने। अब इसमें आपके बिहार से संबंधित दिवस दिए गए हैं, ये जितने भी दिवस हैं बिहार से संबंधित दिवस है। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। विजय दिवस मनाया जाता है बाबू कुंवर सिंह के शहीदी के नाम पर, ठीक है, जिनका एक अहम योगदान है 1857 की क्रांति में। तो बाबू कुंवर सिंह, तो ये कब की डेट होगी? ये 23 अप्रैल की डेट होगी। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विजय दिवस। तो ये वाली गलत हो गई स्टेटमेंट। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, और सिंपल बिहार दिवस पूछा जाए कि बिहार दिवस बताओ तो 22 मार्च को। किस दिन मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां पर दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 सही है। खोजो जरा स्टेटमेंट 1, 2 और 4। डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास डी आंसर आ गया और अब आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 55 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। उस कथन को देखना है और सही करना है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भाई स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का ये पहला स्टेटमेंट। बिहार वर्ष 2021 में बिहार में औसत वर्षा 1414 मिलीमीटर की रही। क्या ये सही है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? अगर किसी ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो सब पता होगा ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये इस बार का जो बारिश रही वो कितनी रही? 1414 मिलीमीटर की रही है, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बिहार में शहरीकरण की दर 15.5% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। तो 2011 का डेटा तो पुराना पड़ गया है और बिहार में ये स्टेटमेंट सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, लेकिन ये गलत हो गया। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि इसका बिहार का शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 16.2%। बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 16.2%। ये भी स्टेटमेंट देख लो जरा। तो ये बी नंबर स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सी क्या सही है? बिहार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 329 किलोवाट आवर थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये डेटा दिमाग में रखना होगा, कई बार बिजली खपत से संबंधित प्रश्न पूछ चुका है कि बिहार में पहले बिजली का उत्पादन कितना होता है, बिजली की खपत कितनी होती है, ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहार में भूमि जोत का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से है। बिहार में जो है, बिहार में छोटे छोटे किसान है, छोटे जोत वाले किसान है, मार्जिनल फार्मर्स है। वहां पे बड़े जोत वाले किसान नहीं है। वहां पे खेत का जो साइज है वो भी छोटा छोटा है। तो वहां पे एक फार्मर्स जो है वो कितना लैंड रखता है? 0.39 हेक्टेयर लैंड रखता है। हमारा बी नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा 55 का। गलत कथन चुनना था, ठीक है ना। चलता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 56 नंबर क्या कहता है? 56 नंबर प्रश्न कहता है, प्रलय। प्रलय क्या है? एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय क्या है? एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इस बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, ये भी सही है। सतह से सतह, ये याद रखना है। इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। कितनी है?
इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी रेंज गलत दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 56 के बाद 57 देखते हैं। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप हाल में ही किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? किस केंद्रीय मंत्रालय? तो साथी पोर्टल जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, एक पोर्टल या ऐप से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो बिहार का ऐप हो, जैसे कल मैंने एक बेफिक्र ऐप बताया था। बेफिक्र ऐप जो है वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का ऐप है। तो यहाँ पे पोर्टल या ऐप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो साथी पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय का है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का। अगला स्टेटमेंट, अगला प्रश्न 58 नंबर क्या कहता है? सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा की जाने वाली है ना। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रणाली की समीक्षा की जा रही है। आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि पेंशन प्रणाली खत्म की जा चुकी है। हाँ, पेंशन अभी भी है। जब आप अपने वेतन का एक हिस्सा कटवाते हैं तब वो पेंशन के रूप में उतना ही हिस्सा, पीएफ जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, अगर अपने सैलरी का 10% हिस्सा कटवाते हैं तो उतनी ही 10% जो है सरकार ऐड करती है। और फिर जब आप रिटायर करते हैं तो आपको वो मिलता है एक मुश्त, या उसको पेंशन के रूप में करवा सकते हैं। पेंशन सिस्टम है हमारे भारत में जिसमें बदलाव किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ही पेंशन प्रणाली खत्म कर दी गई थी। अब ये सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय एक समिति का गठन किया है। ये कौन सी समिति है? अमिताभ कांत समिति, रघुराम राजन समिति, टीवी सोमनाथन समिति या जीपी सामंत समिति? तो ये आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन समिति। क्या हो जाएगा? टीवी सोमनाथन समिति। ठीक है जी, चलते अगले प्रश्न पर। 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न क्या है? तो टीवी सोमनाथन समिति की जिम्मेवारी है कि वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन की समीक्षा करे। अब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है, हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। पता किया जाता है कि किसी भी देश में लोग कितने खुश हैं। और आपको पता है कि एशिया में देखा जाए तो नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे राष्ट्र जो है हमसे ज्यादा खुश है ना। अब बहुत सारे पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स पे जो है मेजरमेंट मापा जाता है और उस आधार पे पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे राष्ट्र हमसे आगे हैं और हम पीछे हैं क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ लो, फिनलैंड लगातार 6ठी बार इस सूची में शीर्ष पर था। सही है, ये 6ठी बार नंबर 1 पोजीशन पे आया है। भारत को 126वीं रैंक मिली है। सही है, पिछली बार 136वीं रैंक थी, इस बार 126वीं रैंक, तो अच्छा इंप्रूवमेंट है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो डी हो जाएगा 1, 2 और 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है हमारे। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? हालांकि ऑपरेशन कावेरी इसलिए रखा गया क्या था क्योंकि उस समय कर्नाटक का चुनाव होने वाला था। तो कर्नाटक का जब चुनाव होने वाला था तो इसका नाम वहां के नदी पर एक रखा गया, ऑपरेशन कावेरी। उस तरह से यूपी का जब चुनाव होने वाला था तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन उसमें घरेलू पॉलिटिक्स का भी ध्यान जरूर रखा जाता है। ठीक है ना। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित? यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालना, ये ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन गंगा है। अफगानिस्तान से भागने वाले हिंदू और सिखों की मदद करना, यह ऑपरेशन देव शक्ति है। और ये स्टेटमेंट सही है, ऑपरेशन देव शक्ति। और सूडान में फंसे भारतीयों को निकालना, ये है ऑपरेशन कावेरी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूडान से भारतीय, अभी हाल फिलहाल ही कर्नाटक चुनाव के समय में ये हुआ था। सूडान में बहुत गृह युद्ध चल रहा ना, पूरा अफ्रीकन नेशन का ताना बाना ऐसा है ना वहां पे।
कबीलाई सिस्टम है, और वो कबीलाई सिस्टम के कारण एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के फिराक में पूरे अफ्रीका को गृह युद्ध में झोंक के रखता है। एक तो ये है दिक्कत है, और दूसरी है कि आर्मी जो है ना वहां पे हमेशा तख्ता पलट करती रहती है। तो नाइजर में भी हुआ है ना, गेबोन में भी हुआ है, और सूडान में तो लगातार चलता रह रहा है। सूडान जब से दो देश बना एक, तो उसमें सूडान जो है ना वहां पे मिलिट्री कू करने की कोशिश कर रही है, और मिलिट्री में ही दो धड़ा हो गया है, एक धड़ा और दूसरे दोनों धड़े में, मिलिट्री के दो धड़े में जो है लड़ाई चल रही है सूडान पे कब्जा करने की। तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया है? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। चलो अगले प्रश्न में देखते हैं। बुक से एक प्रश्न पूछता है, देख लो जी, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएगा, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएगा, याद रखना। एक क्वेश्चन बुक से आएगा, एक क्वेश्चन अवार्ड से आएगा, एक क्वेश्चन डेथ से आ सकता है, किसी की निधन है, एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से, किसी की नियुक्ति की गई है, एक क्वेश्चन कमीशन या कमिटी से आएगा, आयोग या समिति, एक क्वेश्चन जो है, अब ये अवार्ड में भी दो कैटेगरी है, ठीक है। एक हो सकता है स्पोर्ट्स अवार्ड आ जाए, एक हो सकता है फिल्म अवार्ड आ जाए, एक हो सकता है कोई बुक अवार्ड आ जाए, कोई किसी प्रकार का अवार्ड आ सकता है। अच्छा, और किससे आता है? किसी ट्रीटी से या एमओयू होता हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहां से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आजकल 5 आइज चल रहा है। 5 आइज क्या है? बड़ा फेमस टॉपिक हो गया है 5 आइज। इंटेलिजेंस शेयरिंग है 5 देशों के बीच में, उससे संबंधित ये चीजें। या क्वाड है, क्वाड से संबंधित प्रश्न आ सकता है। अब एक और प्रश्न, एक और टॉपिक है, वो है पीएम या किसी मिनिस्टर द्वारा किसी देश का दौरा करना, है ना, यात्रा करना, ट्रैवल टू अदर कंट्री। 8वां, कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, या अभी SCO की भी बैठक हुई थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे ब्रिक्स में अभी नए कंट्रीज को जोड़ा गया है, G20 में यूरोपियन यूनियन कह रहा हूं मैं, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है, तो अब G20 में एक और संस्था ऐड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस से। एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है, एक क्वेश्चन किससे आ सकता है? ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है ना, निश्चित ही आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है जी। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ सकता है ना। एक्सरसाइज जो आर्मी एक्सरसाइजेज होती हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, नेवी एक्सरसाइजेज होती हैं, दो देशों के बीच एक्सरसाइज जो होता है उनसे संबंधित आ सकता है। एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आ सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं मिनिमम कह रहा हूं, ज्यादा भी आ सकता है इन टॉपिक्स से। जैसे मान लो नोबेल प्राइज से सवाल कर दिया, तो प्राइज अवार्ड से आ गया, फिर एक जो है आपकी कोई बुक, पुलित्जर प्राइज या कोई भी मैग्सेसे अवार्ड, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है ना। इंडिया का किसी अवार्ड से पूछ सकता है, फिल्म फेयर अवार्ड का नेशनल अवार्ड मिला 69, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। या कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो एक से ज्यादा प्रश्न भी निकल के आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अब एक और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको केयरफुली अगर आप देखेंगे तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहा है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स से। और किससे आ सकता है?
ऐप या पोर्टल से क्वेश्चन, क्योंकि 30+ क्वेश्चन आते हैं ना, ऐप या पोर्टल से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, इसको आपको देखते जाना है। चलिए तो फिर से वापस हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। प्रश्न कौन से प्रश्न पर थे? हाँ, 61 बुक का प्रश्न है। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कोई एक ऐसा इसमें है जो सुमेलित नहीं है। वॉर एंड विमेन, डॉक्टर M.A. हसन सही है, इन्होंने ही लिखा है, हाल फिलहाल की एक बुक है ये, वॉर एंड विमेन। आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी, गुलाम नबी आजाद की पुस्तक है, कांग्रेस के लीडर रहे हुए हैं, कांग्रेस से निकल के ग्रुप 23 के लीडर्स थे और उससे निकल के ये इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पुनः इनकी पार्टी टूट गई है। ए मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर, ये भी सही है, इन्होंने लिखा है। तो गलत क्या निकल गया? डी, नालंदा, अनंत कुमार नहीं, अभय के, अभय कुमार कह रहे, अभय। तो ये राइटर गलत हो गए हैं, नालंदा के पुस्तक के लेखक अभय के। अगला प्रश्न है, जो साइंस डे मनाया गया है उससे संबंधित पूछा गया है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया था, इसका विषय क्या था? थीम। हाँ, तो थीम से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, और यहां पे थीम भी मैं ऐड कर दूं, क्या पूछ सकता है? ये 13 टॉपिक तो हो ही गए, 14वां टॉपिक क्या हो जाएगा? थीम से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर है प्रश्न कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? भविष्य के लिए वैश्विक ज्ञान हो सकता है, अच्छा टैगलाइन है ना। दूसरा स्टेटमेंट है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, सी है भविष्य के लिए नई तकनीक, या डी है वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका, है ना। वैश्विक कल्याण करना है, पूरे विश्व की कल्याण करनी है, उसमें विज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है? ये भी हो सकता है। ये चारों टैगलाइन एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा लगता है जैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो हमारा टैगलाइन था इस बार का, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, है ना। ग्लोबल वेलबीइंग के लिए ग्लोबल साइंस, है ना, वो कैसे यूजफुल है, उससे संबंधित थीम रहा है इस बार। अगले प्रश्न में चलते हैं, 62 के बाद 63 पे। 63 कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायासो को जैव विविधता विरासत स्थल BHS, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? मतलब यायासो तो पहले जान जाइए कि यह जैव विविधता स्थल है ना, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ना। ये क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब इसमें यायासो कहां पर है, यही पूछा है प्रश्न, यही पूछा है ना। तो देखो जी जरा, ये लद्दाख में, कहां पे है? लद्दाख में। हालांकि नाम ऐसा है कि सिक्किम में भी हो सकता है, उत्तराखंड में भी हो सकता है, लद्दाख में भी हो सकता है, लद्दाख में है ये यायासो। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखो स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा हुआ है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन हुए, है ना। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहले इंडियन कौन है? साजन भानवाला, अमन शेरावत, नितेश कटारिया या विकास सिंह? तो आंसर हो जाएगा अमन शेरावत। अमन शेरावत ने अंडर 23 मतलब 23 साल से कम के उनका जो ग्रुप का जो स्पोर्ट्स हो रहा था पहलवानी का, वेट लिफ्टिंग का, सॉरी रेसलिंग का, उस रेसलिंग में अमन शेरावत ने पहली बार गोल्ड मेडल भारत को दिलाई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किस संस्था ने कोयला 2022-2025 तक विश्लेषण और पूर्वानुमान नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? भारत में जो कोयले का रिजर्व है, कोल रिजर्व है, उससे संबंधित यह रिपोर्ट है। किसने इसे जारी किया है? विश्व बैंक,
IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, UNEP या FAO? तो आंसर हो जाएगा, अब एनर्जी से तो आपको पता चल गया कौन सा होगा, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए 65 के बाद 66 पे चलते हैं। 66 कहता है, किस टीम ने, फिर से एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मैंने डाला है, किस टीम ने आयोजित स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा, बहुत फेमस यूरोपियन फुटबॉल लीग है ये ला लीगा, ठीक है, इसे इस बार कौन जीता है 2022-23 में? 22-23 में किसने इसे जीता है? तो ये बार्सिलोना, FC बार्सिलोना है। पहले मेसी जो है इसी से खेल रहे थे, है ना, मेसी इसी के खिलाड़ी हुआ करते थे बार्सिलोना के। और तो बार्सिलोना ने इस बार का ला लीगा मैच, टूर्नामेंट इस बार जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? अब यहां पर अभी तक ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसको मिला, या लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला, या पीस में नोबेल प्राइज किसको मिला। अब मैंने इस बार पूछा है कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज मिला है, पहला तो मिला बेन एस बर्नानके, दूसरे व्यक्ति है डगलस डब्ल्यू डायमंड, 3 व्यक्ति को मिला है, और फिलिप एच डायबिग। तो इन तीनों व्यक्तियों को जो मिला है वो किस टॉपिक पे इन्होंने रिसर्च किया था, कौन सी वो टॉपिक थी जिसपे तीनों ने रिसर्च किया और तीनों को नोबेल प्राइज मिला है? श्रम अर्थशास्त्र में योगदान, बैंक और वित्तीय संकट पर अनुसंधान, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार। आंसर हो जाएगा इसका बी, बैंक और वित्तीय संकट पर इन्होंने अनुसंधान किए हैं, जिसके आधार पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 3 को PSLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया, ये स्टेटमेंट सीधे गलत हो गया, ये LMV-3 ने लॉन्च किया, ठीक है। LMV-3 ने सबसे पहले इसको 2017 में यूज किया गया था, तो चंद्रयान 3 को LMV-3 द्वारा लॉन्च किया गया। मिशन में एक प्रोपेल्शन मॉड्यूल, लैंडर जो विक्रम था और एक रोवर शामिल है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश है। नहीं, ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम देश है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, चंद्रमा पर उतरने वाला ये चौथा देश है। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, साउथ पोल पर उतरने वाला ये पहला देश है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वे पी वीर मुथुवेल थे, पी वीर मुथुवेल थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 गलत है। कौन सा कथन सही है? 2 और 4 सही है, ठीक है ना। पूछता कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो 1 और 3 सही हो जाता। यहाँ पे सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत वाला 1 3 होता, सही होता तो 2 और 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 पे चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? भारत फ्रांसीसी संयुक्त अभ्यास, जो आर्मी की अभ्यास होती है, उसमें जो पेयर दिया गया उस पे खोजना है कौन सा पेयर सही है। गरुड़ सैन्य अभ्यास है, थल सेना का। वरुण नौसेना अभ्यास है। शक्ति वायु अभ्यास है। नाम से भी अगर आप पकड़ते हैं तब भी आपको पता चलेगा। गरुड़ कहां उड़ता है? हवा में। तो हवा में उड़ता है विष्णु भगवान का ये सवारी है ना, तो गरुड़ जो है वो हवा में उड़ता है, तो वायु अभ्यास होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। और वरुण किसको कहा जाता है? जल के देवता को।
तो वरुण जो है नौसेना अभ्यास होगा, ये सही है। और फिर शक्ति सैन्य अभ्यास होता है थल सेना का। तो ये अदला बदली हो गई थी, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रही मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अगर आप न्यूज पर ज्यादा जागरूक हैं, रोज की न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये बड़ा पॉलिटिकल न्यूज भी बना था, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे मणिपुर, कांग्रेस की एक टीम भी गई थी सर्वदलीय, जो INDI इंडिया नामक जो बनी हुई है एक अलायंस विपक्षी दलों की, उनकी भी एक टीम गई थी वहां पे। तो वहां पर दो जनजातियों के बीच में एक तरह से संघर्ष छिड़ा हुआ है। एक तो है कुकी जनजाति, कुकी विद्रोह पढ़ना भी है हिस्ट्री में, वो भी मणिपुर और त्रिपुरा में ये विद्रोह हुआ था। तो कुकी और मैतेई के बीच में यह संघर्ष छिड़ा हुआ है, और वहां पे दोनों ही जनजातियां एक दूसरे के ऊपर मारकाट मचाई हुई है। हालांकि कुकी ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। कुकी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि ये म्यांमार से आकर के बस गए हैं यहाँ पे, हालांकि कुकी वहां की लोकल जनजाति भी रही है, उस पर कभी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ जाने की कुकी, अगर कुकी भी पूछ दे तो कुकी भी और मैतेई दोनों ही जनजाति कहां से संबंधित है? मणिपुर। ये मणिपुर में ही घटना हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, ये इसरो के एक साइंटिस्ट के ऊपर मूवी बनाई गई, कैसे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और कैसे जो है उनको इसरो से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता है, दुश्मन देशों को जो है कॉन्फिडेंशियल पेपर्स और साइंटिफिक रिसर्च पेपर देने की जो है उनके ऊपर आरोप लगती है, और कैसे उनका पूरा करियर तबाह हो जाता है। हालांकि बाद में बरी होते हैं और उसका हर्जाना भी उनको मिलता है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी उसमें तबाह हो गई। आर माधवन ने इसमें उन साइंटिस्ट का रोल निभाया था, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा के लिए मिला है इनको, पुष्पा के लिए मिला है। हाँ? झुकेगा नहीं है ना। तो ये इसकी पार्ट 2 भी आ रही है, मुझे भी जाना है देखने, है इंतजार है कि होगा क्या, पुष्पा 2 आएगी। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कश्मीर फाइल्स को मिली है। हाँ? इस मूवी ने देश को इंटीग्रेट कर दिया, लोगों को एक साथ जोड़ दिया, दो समुदायों को एक साथ खड़ा कर दिया। आयरॉनिक है ना। भगवान जाने कि किस हद तक ये राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया। जहां तक मैंने समझा इस मूवी को, तो ठीक है सच्चाई होगी इसमें, लेकिन कोई भी फिल्म बनाता है माल कमाने के लिए, उसे मतलब नहीं है दिन दुनिया से। अगर ऐसा होता तो फिर इस मूवी के बनने के बाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, कितने कश्मीरी पंडित को टारगेट करके मारा जा रहा है। इन डायरेक्टर साहब ने मुंह नहीं खोला, एक ट्वीट भी तक नहीं किया, इन्हें बस अपने पैसे कमाने से मतलब। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, कि आप एक ज्वलंत मुद्दा पे मूवी बनाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा, हमारे भारत के लोग बड़े भुलक्कड़ भी हैं और ये हमारे भारत के लोग बड़े इमोशनल भी हैं। इनको इमोशनल कर देना बड़ा आसान है, जाति के नाम पे भड़काना आसान है, धर्म के नाम पर भड़काना आसान है, किसी ज्वलंत मुद्दा पे भड़काना आसान है, तो भड़का दो। बड़ी अच्छी राष्ट्रीय एकता इसने स्थापित की इसीलिए इसको मिला है कश्मीर फाइल्स को। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब चूंकि जीएस में पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये पंकज त्रिपाठी को मिला है मिम्मी के लिए।
सेरोगेसी पे ये मूवी बनी थी मिम्मी, है ना। तो पंकज त्रिपाठी को सपोर्टिंग एक्टर मिला है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया, सही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और 2023 में इसके 50 साल पूरे हो गए। तो इस अवसर पे उन्होंने एक संस्था बनाया है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इसका उद्घाटन किया गया कहां से? कर्नाटक के मैसूर से, सही है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है, यह भी स्टेटमेंट सही है। प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया गया, इस पर बड़ा प्रश्न उठाया, और एक नया डिवीजन प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बनाया गया, यह भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर अलग चल रहा था, प्रोजेक्ट एलिफेंट अलग चल रहा था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। और सी ऑप्शन पढ़े हम लोग जरा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, उसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा ये करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसीलिए हमारा यही आंसर सही होगा, क्योंकि गलत कथन चुनना था। ठीक है, 73 के बाद 74 पे चलते हैं। 74 नंबर कहता है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य, कथन पढ़ते हैं हम एक एक करके, है ना। सुबह सुबह चाय मिल जाए, चाय जीवन है, लाइफ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल फिलहाल 15 अगस्त को उन्होंने इस योजना का अनाउंसमेंट किया लाल किला के प्राचीर से, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकार जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। चलो देखते हैं स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पाद और सेवाओं के पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना भी है, स्टेटमेंट सही है। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करती है, यह भी सही है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज पर इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है। 5% के इंटरेस्ट रेट पर जो है 3 लाख तक, 1 लाख पहले और 2 लाख बाद में, 3 लाख तक जो है ऋण मुहैया कराया जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75 73rd हो गया, 74। हाल ही में किन 6 देशों को ब्रिक्स गठबंधन में शामिल किया गया? पहले तो देखिए ब्रिक्स गठबंधन का इस बार सम्मेलन हुआ कहां? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप जब देखते हैं तो ब्रिक्स के फुल फॉर्म में आपका क्या आ गया? यह आ गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार साउथ अफ्रीका जो है इसमें यहां पे हुआ, और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति क्या है? साइरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं यहाँ के। अब यहां पर 6 नए राष्ट्रों को शामिल किया गया है। हालांकि बहुत राष्ट्रों ने अप्लाई किया है, लेकिन 6 राष्ट्रों को ही मंजूरी दी गई है। ब्रिक्स एक बड़ा एक संस्था बनता जा रहा है और एक तरह से एक चैलेंज कर रहा है G20 और G7 जैसे संस्थाओं को, जहां पर यूरोपियन राष्ट्रों की वर्चस्व है। तो ब्रिक्स 6 नए राष्ट्रों को मंजूरी दिया है। एक राष्ट्र है साउथ अमेरिका से, और वो है अर्जेंटीना। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां से एक राष्ट्र को दिया गया है, वो क्या है? अर्जेंटीना। अफ्रीका से 2 नए राष्ट्रों को मंजूरी दी गई है, और वह है इथोपिया और मिस्र। इथोपिया और मिस्र। और एशिया से 3 राष्ट्रों को दिया गया है मंजूरी, वो है ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। ठीक है ना। तो अलग अलग महादेशों से
इनको यहां पर सदस्य बनाया गया है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और अगर पूछे G20 में किसको शामिल किया गया है, तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। 74 के बाद 75 नंबर पे चलते हैं। ये प्रश्न पूछ दिया कि इस बार के G20 में शेरपा कौन थे, तो इस बार के G20 में शेरपा अमिताभ कांत थे, है ना, अमिताभ कांत जो है शेरपा थे। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में, अरे यार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन चुनें। पहला स्टेटमेंट है, दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा रिजर्व 562.72 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। सही है। एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है एग्जैक्ट फिगर, एक बार एग्जाम में बीपीएससी में एग्जैक्ट फिगर पूछ चुका है फॉरेन रिजर्व का, तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये इतना फैक्चुअल डेटा पूछता है बीपीएससी, तो ये दिमाग में लेके चलना है कि दिसंबर 2022 तक जो है विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है, 562.72, एकदम एग्जैक्ट फिगर याद करके जाना है, बिलियन डॉलर था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। सही है। अब देखो ना, आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, आईफोन, अभी इसमें एक अलग सीन चल रहा है। आईफोन 15 लॉन्च हुआ तो इंडिया में भी अब मेड इन इंडिया आईफोन भी बन रहा है और चाइना में भी बनाया जाता है। चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आईफोन की और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और बाकी राष्ट्रों में भी, कई दूसरे राष्ट्रों में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला गया, अमेरिका में तो है। अब चाइना में जो आईफोन मैन्युफैक्चर होगा वो विश्व के दूसरे राष्ट्रों में, यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे कॉन्टिनेंट में बिकेगा, और इंडिया में जो आईफोन 15 बन रहा है वो चाइना के बाजारों में बिकेगा। अब चाइना में इंडिया का बना हुआ जो आईफोन है उसका बॉयकॉट हो रहा है। ठीक है, कि हाइजीन के मामले में, स्वच्छता के मामले में कि वो लोग बड़े गंदे रहते हैं, भारत को थोड़ा पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं वो, है कि नहीं, और खुद को जो है बहुत विकसित समझते हैं। ठीक है, यही एरोगेंस जो है उनको ले डूबेगा। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत बाजार विनिमय दर पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी, परचेजिंग पावर में पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। यहां पे उल्टा कर दो, क्रय शक्ति क्षमता में ये तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और भारत बाजार विनिमय दर पर दुनिया का ये पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। और पीपीपी मामले में क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग जो पावर है भारतीय लोगों की, उस मामले में ये तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। भारत दुनिया के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। वैक्सीन, जिस समय कोरोना आया था उस समय इंडिया ही सबसे जब पहले जो है इस चीज को लेकर के लीडर बना। इंडिया के कई सारे सब यहाँ पे जो वैक्सीन बना और वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में एक युद्ध स्तर पे चला, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि सरकार को इस बात के लिए क्रेडिट दी जानी चाहिए कि इस सरकार ने युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया। दूसरे राष्ट्रों को भी इसने दिया, बांग्लादेश और अफ्रीकन देशों को, जो गरीब देश हैं उनको वहां तक जो है ये वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। एक तरह से ये डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमारी। तो यहाँ पर जो है भारत जो है पूरे विश्व का, सिर्फ कोरोना के वैक्सीन की बात नहीं करी जा रही है, जितनी भी वैक्सीन बनती है बीमारियों की उन सभी वैक्सीन में 60% हिस्सेदारी भारत की है। ये स्टेटमेंट सही है, हमारा स्टेटमेंट सी सिर्फ गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, यहां पर करंट अफेयर खत्म होता है ना, और चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। 35 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स की, इसमें बिहार से संबंधित करंट अफेयर भी था और इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी था। अब यहां से बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चंस चलेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी सरयू नदी है, जिसको घाघरा नदी भी कहा जाता है बिहार में, सही है। कोसी नदी की सहायक नदी कमला नदी है, ये भी सही है। सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है, ये सही है। दामोदर नदी की सहायक नदी पुनपुन नहीं है, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सही नहीं पूछ रहा था।
चल, तो सी आंसर हो गया 76 का। 77 कह रहा है बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? लौटते मानसून के साथ जो हवाएं लौटती हैं तो शीतकालीन वर्षा होता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली शुरुआती चक्रवात, मानसूनी हवाएं और भूमध्य सागर से शुरू होने वाले चक्रवात के कारण हमारा डी आंसर हो जाएगा। मेडिटेरेनियन सी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसके कारण से बिहार में शीतकालीन वर्षा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? एक मिनट नहीं, स्टेटमेंट एक हो जाएगा। लौटते मानसून आपका अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में छिटपुट छिटपुट बारिश होती है, तो अक्टूबर के महीने में हमारा मानसून वापस लौटता है। ये हो जाएगा ए। 77 का ए होगा आंसर, याद रखिएगा। 77 का क्या आंसर होगा? ए होगा। क्वेश्चन है अगला, बिहार में चीनी मिलों की संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है? जब आप बिहार के मैप को देखते हैं तो बिहार के मैप को जब आप देखेंगे तो बिहार का मैप जो है एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक चीनी मिल है, यहाँ पर सबसे अधिक चीनी मिल है। बेतिया, चंपारण, जो चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, ये सब क्षेत्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। तो ये जो है कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिम का जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। 78 का ए आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का जलवायु क्षेत्र। ठीक है जी, उत्तर पश्चिम का जलवायु क्षेत्र हो जाएगा। 79 नंबर, किस बिहार में किस प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं? तो देखो जी, बिहार के उत्तरी पार्ट में जो उत्तरी गंगा का मैदान है, आपको पता है कि सेंटर से जो है गंगा क्रॉस करती है, तो उत्तर गंगा का मैदान हो जाता है और ये दक्षिण गंगा का मैदान हो जाता है। तो उत्तर गंगा के मैदान में नम पर्णपाती वन पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, और दक्षिणी गंगा के मैदान में शुष्क पर्णपाती ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये दो तरह के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। सदाबहार वन नहीं पाया जाते हैं, ये जनरली पश्चिमोत्तर और पश्चिमी घाट की तरफ पाया जाता है। और तो आंसर हो जाएगा एक और दो। एक और दो कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है बिहार में दियरा भूमि कहलाती है। बिहार में दियरा भूमि क्या है? एक तरह से हाईलैंड्स है, लेकिन बहुत भुरभुरा टाइप के हाईलैंड्स है, बहुत जल्दी ये टूट जाता है, बिखर जाता है, यहाँ की मिट्टी बहुत कमजोर होती है ना। गंगा के पूर्व में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, जलोढ़ मैदान नहीं है, ये जलोढ़ मैदान है लेकिन जनरली यहाँ पे सैंड और काम्प सॉइल, काम्प मतलब मडी सॉइल, सैंडी सॉइल और मडी सॉइल पाया जाता है यहाँ पे। बरसात के मौसम में जलमग्न होने वाले विशेष क्षेत्र जनरली चौर कहलाता है। दक्षिणी बिहार के मैदान नहीं होगा। गंगा के दक्षिणी बिहार में तो जो है दियरा पाया नहीं जाता ज्यादा, हाँ टाल क्षेत्र जरूर पाया जाता है यहाँ पे। गंगा के पूर्व में ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस द्वाब क्रम को बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते क्रम में दर्शाया जा सकता है? तो जरा देखिए कैसे ये द्वाब का निर्माण करता है। पहले घाघरा नदी इधर क्रॉस किया, घाघरा के बाद जो है यहाँ पर जो है गंडक, तो ये घाघरा गंडक द्वाब हो गया। ये क्या हो जाएगा? घाघरा गंडक द्वाब। द्वाब किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच की जो भूमि क्षेत्र होती है उसको द्वाब कहते हैं। फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक जो है आता है, यहाँ पर आपका बागमती जो है वो आता है, और फिर यहाँ पर आपका इधर से ये आपका हो गया गंगा नदी, तो ये आपका हो जाएगा कोसी। तो यहाँ पे देखो तो एक तो गंडक और कोसी द्वाब, ऐसे तो देखा जाए तो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में द्वाब बना रहा है, और फिर बूढ़ी गंडक और कमला, ये बागमती, ये बागमती हो गया, ये बूढ़ी गंडक हो गया। लेकिन हम क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एक तो घाघरा गंडक द्वाब हो गया,
घाघरा गंडक दोआब के बाद जस्ट बाद गंडक कोसी दोआब हो जाएगा। गंडक और कोसी के बीच में जो दोआब है ना, गंडक और कोसी के बीच में जो दोआब है, तो पहले ये, दूसरा नंबर पे ये, और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोसी महानंदा। तो देखो ना जी, यहां पर कोसी, यहां पर ये हो जाता है महानंदा, तो ये कोसी और महानंदा के बीच में ये वाला क्षेत्र हो गया। तो तीनों क्रम में है, 1 2 3 के क्रम में। अरे यार, तो 1 2 3 के क्रम में है ये, तो 1 2 3 के क्रम में इसको अरेंज कर देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3, है ना, क्रम में सजाया हुआ। 81 नंबर हो गया। 82 नंबर पे चलते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों और 39% ट्यूबवेल द्वारा सिंचित किया जाता है। यह प्रतिशत गलत दिया हुआ है। नहरों द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्र भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। सही है। बिहार के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 46% सिंचित है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंचित क्षेत्र 30% नहीं होकर क्या हो जाएगा, जो है सॉरी, ये नहरों द्वारा, तो ये यहाँ पर टोटल दिया गया है कि जो टोटल सोइंग एरिया है उसमें 46% क्या है, सिंचित क्षेत्र है। अर्थात या तो नलकूप जो पंपिंग सेट होता है उससे चला करके, या नहरों के माध्यम से, और बाकी जो 54% है वो बारिश पर टिका हुआ है, बारिश पर। नलकूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्र समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सिर्फ ए स्टेटमेंट गलत है, ये जो है प्रतिशत गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अब 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 83 नंबर क्या कहता है? 83 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से खनिज एवं जिलों का कौन सा युग्म सही है? चूना पत्थर, लाइम स्टोन। चूना पत्थर का फुल फॉर्म एक बार देख लो, चूना पत्थर, या इंग्लिश में कहा गया लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है ना। और सिर्फ क्विकलाइम पूछ देगा, तो क्विकलाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। ठीक है, तो यहां पर चूना पत्थर का निर्माण, चूना पत्थर कहां पे निकलता है, कैमूर क्षेत्र। अभ्रक भागलपुर में नहीं निकलता, क्वार्टजाइट मधुबनी में नहीं निकलता, लीड गया में नहीं निकलता। सिर्फ ये स्टेटमेंट ये सही है। चूना पत्थर अभ्रक नवादा में निकलता। अभ्रक का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, नवादा है। थोड़ा बहुत गया जिला में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। 83 के बाद 84 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मैच दी फॉलोइंग सही नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है प्रिजन डायरी, सही है। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, सही है। सचिदानंद ने हिंदुस्तान रिव्यू नामक पत्रिका निकाली थी, सही है। मजहरुल हक की सर्च लाइट नहीं है। मजहरुल हक की कौन सी पुस्तक है, कौन सी पत्रिका है, द मदरलैंड, जो सदाकत आश्रम से प्रकाशित होती थी। 1921 से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, द मदरलैंड। ठीक है जी, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही मिलान आपका सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 84 के बाद 85। 85 नंबर क्या कहता है? बिहार में निम्नलिखित में कौन सी नदी समूह उत्तर की ओर गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिलती है? तो अगर ये नदी है तो नॉर्थ साइड से आने वाली जो आपकी सहायक नदी है उससे पूछ रहा है, इस नॉर्थ साइड से कौन सी सहायक नदी मिल रही है। तो नॉर्थ साइड से एक तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, कमला, कोसी, महानंदा। तो यहां पे देखो तो गंडक है, कमला है, बागमती है, सी हो जाएगा। और घाघरा, कोसी, पुनपुन। तो कोसी, घाघरा और कोसी तो ठीक है, पुनपुन नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्थ से आता है, दक्षिण से आता है।
कोसी, महानंदा, कर्मनाशा। कर्मनाशा नहीं होगा, कोसी और महानंदा और कर्मनाशा नहीं होगा। क्यों? कर्मनाशा जो है वो नॉर्थ से आता है, सॉरी साउथ से आता है। सोन, कोसी, उत्तरी कोयल, तो यहाँ पे सोन और उत्तरी कोयल दोनों ही नॉर्थ से, सॉरी साउथ से आ रहे हैं, दक्षिणी से आ रहे हैं। पुनपुन यहाँ पे, कोसी, सोन यहाँ पे, उत्तरी कोयल जो है यहाँ पर, यहाँ पे पुनपुन, फल्गु, है ना, तो ये सब जो है ये साउथ से आते हैं। सिर्फ गंडक, कमला और बागमती जो है वही नदी जो है वो सिर्फ नॉर्थ से आ रही है, अर्थात उत्तर दिशा से आ रही है और गंगा की सहायक नदी बन रही है। तो हमारा सी हो जाएगा। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 85 के बाद 86 पे चलते हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। इस गोलीबारी में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल थे, राजेंद्र सिंह शामिल थे, रामानंद सिंह थी शामिल थे, सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, लेकिन इस वाले कांड में शामिल नहीं थे। 1, 2, 3 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं 86 व 87 क्या कहता है। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार, आपको पता है 1935 के भारत शासन अधिनियम आने के पश्चात 1937 में चुनाव हुए, आम चुनाव। और उस आम चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त की और 3 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनाई, अर्थात 8 प्रांतों में 11, कुल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों के 8 प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। बिहार में भी सरकार बनी और बिहार में सरकार जो बनी वो 1938 में जाकर के इस्तीफा दे दिया सरकार ने। किस मुद्दे पर दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी पर। तो 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध तो शुरुआत ही नहीं हुआ था। हिटलर माहौल जरूर बना रहा था, लेकिन ये शुरुआत हुई नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नहीं होगा। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर नहीं होगा। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, यही होगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिहाई के मांग पर कांग्रेस सरकार चाहती थी कि जितनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जितने उनको रिहा कर दिया जाए, जबकि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहते थे, वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी। तो इस आधार पर वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। डी आंसर हो जाएगा 87 का। यह चंपारण ही था जिसने मुझे भारत से परिचित कराया। यह गांधी जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। किसे लिखा है? ठीक है, यह चंपारण ही था जिसने मुझे भारत से परिचित कराया। डैश को लिखे पत्र में अपना कबूल किया था। तो किसे? कस्तूरबा गांधी? नहीं। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज? नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर? नहीं। मेडलिन स्लेट को मीराबेन के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी की शिष्या बन गई थी। मीराबेन को जो उन्होंने चिट्ठी लिखा, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? मेडलिन स्लेट, उन्हें कहा उन्होंने कि ये चंपारण ही था जिसने मुझे भारत से परिचित कराया है। तो मीराबेन कह लो या मेडलिन स्लेट कह लो। चलो जी, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये बहुत अच्छी प्रश्न थी, अब इसको आपके दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। प्रश्न कहता है 1938 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 26वें अधिवेशन, 1938 में 26वां अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे इसके अध्यक्ष। पटना में इसका बैठक हुआ और इसमें कौन सी प्रस्ताव लाई गई? कौन सा कथन सही है पूछना। खाकसार आंदोलन पर प्रतिबंध हटाने की मांग, कतई नहीं। बाल्फोर घोषणा को अन्यायपूर्ण घोषित करते हुए फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। बाल्फोर घोषणा जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था, जिसके तहत जो है फिलिस्तीन की भूमि पर यहूदी राष्ट्र को बसाने की बात की गई थी। तो बाल्फोर घोषणा को अन्यायपूर्ण घोषित किया इस सम्मेलन में और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पास किया गया। ये हमारा बी ऑप्शन होगा, बी आंसर होगा। 89 के बाद 90 नंबर प्रश्न क्या है? बहरियाताल के विरुद्ध मुंगेर के विरोध का उद्देश्य क्या था? एक इसको बकास्त भूमि संघर्ष भी कहते हैं। बकास्त भूमि संघर्ष
और ये 1943 के बाद शुरू हुआ है। इसकी क्या मांग थी? देखो जी, बकास्त भूमि वो भूमि होती थी जो खेतिहर मजदूरों को एक सर्टेन किराया पर जमींदार देते थे। बकास्त भूमि खेतिहर मजदूरों को किराए पे दिया जाता था, ठीक है। जिनके पास अपनी भूमि नहीं है उनको एक तरह से एक सर्टेन, एक निश्चित किराए पर, एक निश्चित रेंट पर ये भूमि दे दी जाती थी। अब यदि जमींदार को कोई और ज्यादा रेंट दे रहा है तो इसके लिए कोई लीगल जो है ना कागज नहीं तैयार होता था। जमींदार जब चाहे तो खेतिहर मजदूर को हटा के जिससे ज्यादा मिल रहा है रेंट उसको दे सकता था। इसी मुद्दे पर यह आंदोलन हुआ। खेतिहर मजदूर बकास्त भूमि को वापस लेने की मांग कर रहे थे, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग हो रही, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा 90 का ए। शॉर्टकट में जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अप्रैल 9-10 1939 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक सत्र आयोजित किया गया था। पहला सत्र तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और सचिव जो है एनजी रंगत हैं। तो 1939 का पूछ रहा है कि 1939 में जो आयोजन हुआ वो कहाँ आयोजन हुआ? ये गया में आयोजित हुआ, किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गया जिले में आयोजित किया गया, ठीक है। चलते अगले प्रश्न में। 91 के बाद 92 पे आ रही है बारी। 92 नंबर देखते हैं। चौकीदारी करबंदी आंदोलन। देखो जी, अब चौकीदारी करबंदी आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में शुरू किया गया था और ये बिहार में शुरू किया गया था। तो प्रश्न यह है कि बिहार में कहां से शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत बेतिया से की गई थी। कहां से की गई थी? बेतिया शहर से की गई थी, जो पश्चिमी चंपारण, उस समय तो चंपारण का हिस्सा हुआ करता था। ये चंपारण के बेतिया से शुरू किया गया था। 93 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्रांतिकारी पुस्तक दशेर कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुर या सखाराम गणेश देवस्कर। तो ये हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर जो है वो इसके राइटर हैं। बड़ी क्रांतिकारी पुस्तक थी, रेवोल्यूशनरीज के लिए बहुत अच्छी पुस्तक हुआ करती थी। 94 नंबर क्या कहता है? 94 नंबर प्रश्न कहता है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने अपना मोतिहारी कार्यालय किसे सौंप दिया? रामनवमी प्रसाद को सौंप दिया, ब्रजकिशोर प्रसाद को सौंप दिया, श्यामनंदन सहाय को सौंप दिया, जनकधारी प्रसाद को सौंप दिया। तो ये होंगे जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद को मोतिहारी का कमान संभाल के कमान दे करके और वो आ जाते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का नेतृत्व करने, ठीक है। तो 94 हो गया। 94 के बाद 95 नंबर, पुलिस हमारे भाई हैं। यह नारा कब चलाया गया था? किस आंदोलन के समय चलाया गया था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पुलिस हमारे भाई हैं। प्रश्न है, ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह नारा चलाया गया था, पुलिस हमारे भाई हैं, ताकि पुलिस पर कोई हमला ना हो, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन में यह आंदोलन, और ये बिहार में खासतौर पे ये स्टेटमेंट, ये नारा चलाया गया था, स्लोगन चलाया गया था। चलिए अब आते हैं कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न पर। अच्छा, अभी एक प्रश्न है, Which newspaper's contribution was important in giving thrust to the Bihar separation movement? बिहार के लिए जो पृथक्करण आंदोलन चलाया गया था कि बंगाल से हटा करके पृथक करके एक नया राज्य का दर्जा दिया जाए, उसमें आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सच्चिदानंद सिन्हा की ही एक पत्रिका, एक समाचार पत्रिका है, नाम है बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स का एक अहम रोल रहा इस पृथक्करण आंदोलन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाने में, ताकि बंगाल से बिहार को अलग किया जा सके। तो बिहार टाइम्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 97 नंबर पे आते हैं। 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Which of the following Indian research stations are located in Arctic region? आपको पता है कि जो नॉर्थ पोल है वहां, उसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रीजन कहते हैं। आर्कटिक रीजन 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया होता है उसको आर्कटिक रीजन कहते हैं। तो ये आर्कटिक रीजन क्या है? पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन फ्यूल्स के मामले में बहुत रिच रीजन है। हालांकि बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूरा बर्फ है। तो
यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है ये फ्यूल्स पाए जा सकते हैं। नेचुरल गैस हो सकता है, फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच में अंटार्कटिक रीजन है। यहाँ भी हमारे कई सारे स्टेशन हैं, रिसर्च स्टेशन हैं। आर्कटिक रीजन का रिसर्च स्टेशन पूछ रहा है, तो आर्कटिक रीजन में 2 रिसर्च स्टेशन आएंगे, एक है आपका हिमाद्री और एक है इंडार्क। ये 2 रिसर्च स्टेशन जो है वो आर्कटिक रीजन में स्थापित किए गए हैं। तो हिमाद्री 1 नंबर में और इंडार्क 4 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी आर्कटिक और इंडार्क। चलिए 98 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा हिंदी वाला निकालना चाहिए था ना। भूपटल की संरचना के संदर्भ में, भूपटल के संरचना, भू जो अर्थ क्रस्ट बना है, आपको पता है कि अर्थ कई सारे लेयर्स में बटा हुआ है। तो ऊपरी सरफेस जो जब ये ठंडा हुआ, अर्थ जो गैस का गोला था वो जब ठंडा हुआ तो सबसे पहले वो अपर सरफेस का निर्माण हुआ। तो अपर सरफेस क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स का क्रम बताना है कि कौन सा एलिमेंट कैसे है। सबसे ज्यादा अगर है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद अर्थ में सिलिकॉन है। तो पहले 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट अगर कोई है तो एल्यूमिनियम है, तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद लोहा है, 1 हो जाएगा। सिर्फ मेटल पूछता है, ये तो एलिमेंट्स पूछ रहा है ना, तत्व पूछ रहा है, तो तत्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया। यदि धातु पूछता, मेटल पूछता, तो मेटल में सबसे ज्यादा क्या होता है, एल्यूमिनियम हो जाता। ठीक है ना। तो 3241 सी हमारा सही स्टेटमेंट है। 3241 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी होगा। 98 का सी आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय मानक समय रेखा। आपको पता है ये मानक समय रेखा का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मिर्जापुर के पास नैनी नामक गांव है ना, इलाहाबाद के नजदीक। उसी को सेंटर पॉइंट माना जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 5 राज्यों से गुजरती है। पहला तो यूपी से गुजरती है, यूपी के बाद MP से गुजरती है, MP के बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से गुजरती है, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। अब पूछ रहा है इसमें से किससे नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती। आंसर सी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। और हमारा IST कितने डिग्री पे जाता है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट। कितने पे, 82.5 डिग्री ईस्ट पे जाता है। इसीलिए जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, वहां से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हमारा कितना आगे है, 5.5 घंटा। क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, 4 मिनट क्रॉस करना। कितना मिनट क्रॉस करना, 4 मिनट क्रॉस करना। तो वेस्ट की तरफ जब बढ़ते हैं तो टाइम इंक्रीज करता है, सॉरी ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो, और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम डिक्रीज करता है। याद रखना है, वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई लाइन तो है नहीं वहां पे। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव द्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल 11 बजे से ना, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, नॉट मालदीव, लक्षद्वीप को अलग करता है। और जो 8 डिग्री चैनल है, वो 8 डिग्री चैनल वो मिनिकॉय और मालदीव को, तो ये उल्टा हो गया है, ये मालदीव्स को अलग। ठीक है ना। तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 और 3 नहीं सही है, बी हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, नॉट मालदीव, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स, नॉट लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया हमारा। 101 क्या कहता है, 101 कहता है भारतीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भाग,
सोलिटली करेक्ट। जो डेक्कन का पार्ट है वो एक समय का गोंडवाना का पार्ट होता था, और गोंडवाना पैंजिया का साउदर्न पार्ट था। पैंजिया जो है वो सिंगल लैंड मास हुआ करता था, और पैंजिया में ही टूट होती है, और जो है फॉर्मेशन होता है अलग अलग लैंड मास का, जिसमें गोंडवाना एक होता। गोंडवाना क्या है, वो साउदर्न पार्ट है, और गोंडवाना में से टूट के जो है वो इंडियन प्लेट निकलता है। तो जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इस गोंडवाना का पार्ट है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुराना भूभाग है, और यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, आग्नेय इग्नेस मिट्टियां होती हैं, वोल्केनिक लैंडफॉर्म है यहाँ पे। हिमालय विश्व का सबसे युवा वाली, सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। और फोल्डेड माउंटेन क्यों है, इस पे हम चर्चा करेंगे जब ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, अभी समय की सीमा लिमिट है। गोंडवाना चट्टानों में भारत के कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न, उसके बाद आज का ये अंतिम प्रश्न है, और फिर हम शाम के वक्त में वापस से हम लाइव होंगे, और लाइव होने के बाद अगले बचे हुए प्रश्न को, जिसमें साइंस और मैथ्स और कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, उसको डील करेंगे और आज खत्म हो जाएगा। बाल्टिक सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? देखो जी, बाल्टिक सागर जो है वो रूस और पोलैंड के साथ सीमा बनाती है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन अभी 103 नंबर से हम देखेंगे प्रश्न साइंस का, वो लाइव जाएगा। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, लाइव जाएगा, और उसमें हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।